सो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड सेशन, जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। अभी तक हमने अर्थ के ओरिजिन को देखा, जितनी भी थीसिस थी, हाइपोथेसिस थी, थ्योरीज थी, सब हमने कवर की। अब हम देखेंगे कि अर्थ तो चलो अब ओरिजिन हो चुका है अर्थ का, अब इसके अंदर की चीजों को देखते हैं कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर कितने डिफरेंट लेयर्स हैं। ऑलराइट, तो अगर आप ये देख पा रहे हो, ये एक अर्थ का क्रॉस सेक्शन है। ओके, तो इस क्रॉस सेक्शन में अगर आप देख पा रहे हो कि अलग अलग लेयर्स बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 ब्रॉड लेयर्स में अर्थ का जो इंटीरियर है वो आपका डिफरेंशिएट किया गया है। राइट, तो सबसे पहले ये जगह आप देख पा रहे हो, दिस इज नोन एज, दिस ब्लू वन, ये हम क्रस्ट बोलते हैं। ओके, सो क्रस्ट भी दो टाइप के हैं। कुछ तो अपने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गए, जैसे अपने जो भी है साउथ अमेरिका ये बना हुआ है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका बना, तो ये कॉन्टिनेंट्स के क्रस्ट होते हैं। और साथ में ही उनके होता है जो ये ओशनिक पार्ट, तो वो ओशनिक क्रस्ट होता है। ऑलराइट, फिर हम जब थोड़ा और अर्थ के अंदर और आएंगे तो क्या आता है आपका, ये वाला पोर्शन है, दैट इज नोन एज द मैंटल। ओके, तो ये पोर्शन आपका आ जाता है मैंटल। मैंटल के भी अलग अलग सब डिविजन है, हम अभी आगे बात करेंगे एक एक लेयर को, आराम से धीमे धीमे सबको हम देखेंगे इन डिटेल। फिर आपका आता है आउटर कोर, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका आउटर कोर है। और ये जो पोर्शन है फाइनली जो मोस्ट इंटीरियर में जो है, दिस इज नोन एज द इनर कोर। ऑलराइट, और ये अलग अलग डेप्थ्स पे रहते हैं। तो अगर मैं आपकी बात करूं क्रस्ट की, तो क्रस्ट आपका लेट से ले लो 8 किलोमीटर से 40 किलोमीटर की जो डेप्थ होती है वो आपका क्रस्ट का लेयर होता है। फिर आप और इंटीरियर में आओ तो लगभग 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक आपका मैंटल रहता है, मैंटल वाला लेयर। कमिंग फॉरवर्ड और अंदर हम जाते हैं, ठीक है। फिर यहां से लगभग मैंटल से और 2000 किलोमीटर दूर अंदर, मतलब 2000 किलोमीटर और अंदर हमारा आपका आ जाता है आउटर कोर। और फाइनली उससे फर्दर 1300 किलोमीटर और आगे आपका आ जाता है इनर कोर। तो ये बेसिक एक डिवीजन है, एक एक करके सबको हम डील करेंगे। तो एक ये ब्रॉड आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम डेप्थ वाइज जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या आ रहा है, क्रस्ट। ठीक, ये रहता है आपका लगभग, मैंने बोला लेट्स से 40 किलोमीटर तक की डेप्थ की। फिर आपका आता है मैंटल, देन इनर कोर, और फिर आपका आता है आउटर कोर, एंड देन आपका आता है इनर कोर। तो ये डेप्थ वाइज हम जा रहे हैं, अर्थ में डेप्थ। ठीक है, तो इससे ये ब्रॉड स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रॉड अलग अलग अर्थ के लेयर्स हैं। अब आओ इसको ऐसे में देख लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे हम बात करेंगे जब आपके कॉन्टिनेंट्स और ओशियन की और प्लेट टेक्टोनिक्स की, तब आपको समझ में आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये अगर आप देख सकते हो, ऊपर वाला पोर्शन इज दिस ग्रे वन, ये आपका है क्रस्ट। तो ये देख रहे हो ऊपर यहाँ पे पहाड़ आ गया आपके, ये आपका ओशन आ गया, तो ये ओशन हो गया, ये कॉन्टिनेंट हो गया। ऑलराइट, इसको भी मत फोकस करो, ये एटमॉस्फेयर का वाला पार्ट है, बट ये डायग्राम में इंक्लूडेड था तो इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है इस पूरे पोर्शन को भी। ये एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं। अभी आपको अर्थ पे फोकस करना, जब हम क्लाइमेटोलॉजी डील करेंगे तब हम एटमॉस्फेयर को जाएंगे। फिर ये जो पोर्शन आता है क्रस्ट के बाद, ये वाला, ये लगभग आपका 2900 किलोमीटर तक की डेप्थ तक होता है, जिसको हम बोलते हैं मैंटल। और मैंटल भी डिवाइडेड है दो पार्ट में, लोअर मैंटल और आपका अपर मैंटल। ये मैं क्यों बता रहा हूं, जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करेंगे, एक होता है प्लेट बाउंड्री मूवमेंट, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा ये मैंटल का जो 2 लेयर्स हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है। वोल्केनिज्म, ज्वालामुखी में क्या होता है, लावा निकल के आता है बाहर। लावा कहां से आ रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द मैंटल। ऐसे करके यहाँ पे फिर ऊपर ऐसे ज्वालामुखी बन जाता है। ठीक है, फिर आपका आता है आउटर कोर एंड देन इनर कोर।
एक एक करके सबको देखते हैं। क्रॉस सेक्शन आप दिमाग में रख लो। हमें क्रॉस सेक्शन क्यों दिखाया आपको? क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कभी लेट्स से मेंस में पूछ लिया कि लेट्स से एक्सप्लेन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द लेट्स से अर्थ, यस लेट्स से एक्सप्लेन द या डिस्कस द वेरियस पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो आप बहुत इजीली ये डायग्राम बना सकते हो, कुछ नहीं करना है आपने। मैं आपको यहाँ बना के भी दिखा देता हूं। ऐसा आप सेक्टर बना लो, दिस इज क्रस्ट, यहां बना लो मैंटल थोड़ा बड़ा, देन आपका आउटर कोर हो गया और देन आपका इनर कोर हो गया। ठीक है, आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो, स्कीमेटिक्स के थ्रू आप शो कर सकते हो। हमने कॉम्प्रिहेंसिवली चलना है, प्रीलिम्स और मेंस साथ में लेते हुए। तो जहां जहां भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी डायग्राम्स की, वो मैं आपको बताते जाऊंगा कैसे आपको बनाना है। फोटो शो करना बहुत आसान बात होती है, पेपर में बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? अब देखो, जो अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर है उसमें जो मेजॉरिटी पार्ट अगर मैं बात करूं वो आपका ऑक्यूपाई करता है मेंटल। ठीक है, चलिए क्रस्ट में क्या क्या मिलेगा आपको? जितने भी माउंटेन्स हो गए, देख रहे हैं माउंटेन्स बने हुए हैं, ओशियंस बने हुए हैं, तो ये आपके क्रस्ट वाले लेयर में आ जाएंगे। मेंटल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मैग्मा। मैग्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाते हो टेम्परेचर अर्थ का बढ़ने लगता है और उसकी वजह से क्या होता है, जो भी चीज वहां है वो मेल्ट डाउन हो जाती है। ठीक है, और हर लेयर के जो कॉम्पोजिशन है वो बड़े डिफरेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं क्रस्ट की, तो उसमें सिलिकॉन डोमिनेंट है, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन हो गया, ये एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिना, ये सब चीजें आपकी इसमें रहती हैं डोमिनेंट। मेंटल में अगर आप बात करें तो मेंटल हमेशा याद रखो M इक्वल टू M, मेंटल इक्वल टू मैग्नीशियम। ठीक है, मैंगनीज, राइट? सो इसके लिए बोलते हैं, जब अब मैं आपको बताऊंगा प्लेट टेक्टोनिक्स में, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्रस्ट फ्लो करता है। क्रस्ट जिसको अभी हम आपको आगे एक टर्म बताऊंगा, लिथोस्फियर। यही बता देता हूं, आपको और क्लैरिटी आएगी कि लिथोस्फियर क्या होता है। ये दो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट, एक होता है लिथोस्फियर और एक होता है एस्थेनोस्फियर। ये टर्म बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि लिथोस्फियर अगर बात कर रहे हैं तो उनको लगता है कि नहीं यार बस क्रस्ट जो होता है ना उसी को लिथोस्फियर बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप देख पा रहे हो जो मेंटल है ना, ये अपर मेंटल, मेंटल दो पार्ट में, एक लोअर मेंटल और एक अपर मेंटल। अपर मेंटल भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो अपर मेंटल की अगर मैं ऊपर वाले पार्ट की अगर बात करूं, बस अपर मेंटल के भी ऊपर वाले पार्ट की, अगर इंग्लिश में बोला जाए द अपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, तो वो होता है सेमी मोल्टन फॉर्म में, थोड़ा सेमी सॉलिड फॉर्म रहता है, पूरा एकदम मेल्टेड नहीं रहता है, वो सेमी सॉलिड रहता है। समझ रहे हो? क्रस्ट तो एकदम आपका सॉलिड हो गया, ब्रिटल सॉलिड। ओके, और ये जो पोर्शन होता है ये आपका सेमी सॉलिड रहता है, जो अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल है। इसी चीज को हम बोल देते हैं, ये होता है आपका एस्थेनोस्फियर, जो सेमी सॉलिड पार्ट ऑफ द अपर मेंटल। ऑलराइट, और फिर जो नीचे वाला मेंटल आ जाता है वो आपका मोल्टन फॉर्म में रहता है। अब जो लिथोस्फियर होता है वो क्रस्ट और जो अपर पार्ट मेंटल का अपर पार्ट होता है उसका कुछ पोर्शन जो थोड़ा ब्रिटल होता है वो साथ में मिला के आपका बन जाता है लिथोस्फियर, राइट? तो लिथोस्फियर बहुत ही हार्ड ब्रिटल टाइप का होता है, सॉलिड एकदम, जो कि फ्लोट करता है आपका इस एस्थेनोस्फियर के ऊपर, राइट? और यही जो चीज फ्लोट करती है वो होती हैं प्लेट्स। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हो सकती हैं या ओशनिक प्लेट्स होती हैं। प्लेट्स क्या होता है? बेसिकली सॉलिड पार्ट, सॉलिड क्रस्ट, राइट? और जो उसी चीज को हम बोल देते हैं कंबाइंड में लिथोस्फियर। ये आपको क्लियर हुआ? चलिए, तो ये ध्यान रखना, एक टर्म जो मैंने बोली है दैट इज लिथोस्फियर फ्लोट्स ऑन एस्थेनोस्फियर।
ये टर्म ध्यान रखना। लिथोस्फीयर क्या है, मैं अगेन फिर से क्लियर कर देता हूं कि लेट्स से ये अपर मेंटल का जो कुछ पार्ट लेट्स से जो ब्रिटल फॉर्म में है, लेट्स से एस्टेनोस्फीयर के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत पार्ट ना ब्रिटल भी होता है। क्रस्ट हो गया आपका ब्रिटल, हार्ड एंड ब्रिटल। थोड़ा मेंटल का एक सबसे टॉप लेयर था ना, वो थोड़ा सॉलिड फॉर्म का ही रहता है, वो भी हार्ड रहता है, काफी ब्रिटल रहता है। और उसी चीज को हम बोल देते हैं कंबाइंड आपका लिथोस्फीयर। और अपर पार्ट में थोड़ा सा आप नीचे हो गए तो वो सेमी मोल्टन फॉर्म में हो जाता है, थोड़ा लिक्विड लिक्विड सा और थोड़ा सॉलिड सा रहता है, राइट। बहुत ही हाईली विस्कस टाइप का, जो कि बोलते हैं वो होता है आपका ये पोर्शन, ये होता है आपका क्या, एस्थेनोस्फीयर। और जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है, पूरा वर्ड जो होता है वो होता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये जो प्लेट्स होती हैं ये इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करती हैं, ठीक है। वो अभी आगे हम जब देखेंगे कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस कैसे बने उसमें आपको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको ये पार्ट ध्यान रखना है, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। मेंटल का जो अपर वाला पार्ट है उसका कुछ पोर्शन सेमी सॉलिड फॉर्म का रहता है जिसको हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर हो गया आपका क्रस्ट, और जो थोड़ा बहुत ब्रिटल पार्ट होता है इसका उसको कंबाइंड हम बोल देते हैं आपका लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर फ्लोट्स ऑन एस्थेनोस्फीयर। ये चीज अभी आपको ध्यान रखनी है बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो ये चीज होती है। अब हम एक एक करके सारे लेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं क्रस्ट को, ओके। तो ये देखो ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ये आपके कॉन्टिनेंट्स हैं। ये आपका कॉन्टिनेंट हो गया पूरा लैंड वाला पार्ट, ये आपका ओशियन हो गया वाटर वाला पार्ट। अब देखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये होता है। कॉन्टिनेंट भी ऐसे थोड़ी कि बस ऐसे ही बन गया है, ये पूरा ये देख रहे हो ये, ठीक है, ये पूरा आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाता है। वैसे ही कुछ पोर्शन आपका ओशियन का, ये येलो वाला पोर्शन देख रहे हो, ये ओशनिक क्रस्ट रहता है। तो दो पार्ट में डिवाइडेड है, कॉन्टिनेंट वाले क्रस्ट और ओशियन वाले क्रस्ट, ओके। अब ये क्रस्ट कैसे बनते हैं, नीचे से जो मेंटल से मैग्मा आता है वो जब ऐसे लेट्स से यहाँ मैग्मा है पूरा, ठीक है, ये मैग्मा ऐसे ऊपर आया और ये यहाँ पे लेट्स से ठंडा हो गया, पानी ये ठंडा हो गया, ऊपर आया यहाँ पे आके ये सॉलिडिफाई हो गया, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बन गई। ओशियन के अंदर से अगर मैग्मा आ रहा है, क्योंकि देखो ज्वालामुखी कुछ कुछ ऐसे होते हैं, कुछ कुछ ऐसे वोल्केनोज है जो समंदर के अंदर भी होते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है मिड ओशनिक रिजेस, MOR। ये भी मैं आपको आगे सारी चीजें बताऊंगा, अभी आपको बस ध्यान देना है कि ये क्रस्ट कैसे बनता है। तो नीचे से जो मैग्मा आया ऊपर ऐसे आया और यहाँ पे आके ठंडा हो गया, सॉलिडिफाई हो गया एकदम, ठीक, वो ओशनिक क्रस्ट बना देगा। कॉन्टिनेंट पार्ट में जो आके ऐसे ऊपर आ रहा है और सॉलिडिफाई हो गया वो आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना दे रहा है, राइट। तो जब हम अभी आगे वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स करेंगे तो इसमें सारी चीजें मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, ठीक। तो ये आपके क्रस्ट होते हैं, दो टाइप के क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक। आगे आओ क्रस्ट के बारे में कुछ देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो अगेन सबसे अपर मोस्ट पार्ट जो होता है अर्थ सरफेस का वो आपका क्रस्ट होता है, ठीक। ये सबसे थिनेस्ट लेयर होता है, याद आ रहा है डेप्थ वाइज हम जा रहे थे तो 25 से 40 किलोमीटर में आपका अर्थ क्रस्ट खत्म हो जा रहा था। तो सबसे थिनेस्ट होता है ऑफ ऑल द लेयर्स, लगभग 35 किलोमीटर या 40 किलोमीटर का इसका डेप्थ तक ही होता है, ओके। और इसमें भी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की हम बात कर रहे हैं, यहां आप देख रहे हो तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देख रहे हो कितना ज्यादा ब्रॉड है, तो ये लगभग ये 35 किलोमीटर के अराउंड का रहता है कॉन्टिनेंटल। और जो ओशनिक क्रस्ट होते हैं, ओशनिक क्रस्ट आपका बहुत पतला सा रहता है, ये देखो ये 5 किलोमीटर के अराउंड ही रहता है। कॉन्टिनेंट वाला काफी ज्यादा इसकी विड्थ होती है, ओके। चलिए अब देखो इसकी मिनरल कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो मैंने क्या बोला था, जो कॉन्टिनेंटल में सबसे ज्यादा इसमें प्रोमिनेंट रहता है क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिना। सिलिका एंड एल्यूमिना, इसको याद करने का भी तरीका बता देता हूं। इसको आप याद कर सकते हो, क्रस्ट इक्वल टू सियाल, सिलिकन एंड एल्यूमिना, ओके। तो ऐसे ध्यान रखना है कि क्रस्ट में अगर पूछा जाए कौन से मेन मिनरल्स हैं, सो दैट इज सिलिका एंड एल्यूमिना, ऑलराइट। तो ये तीन चीजें ध्यान रखना, थिनेस्ट पार्ट, द टॉप मोस्ट पार्ट, और कौन से मिनरल्स हैं, सिलिकन एंड एल्यूमिना। यहां पे हमने देख लिया कॉन्टिनेंट एंड ओशियनिक क्रस्ट, ओके। आगे बढ़ते हैं और अंदर चलते हैं थोड़ा। अब आइए बात करते हैं मेंटल की।
तो मैंने क्या बताया था आपको, मेंटल, जैसे ये देखो, लेट्स से ये क्रस्ट है, ओके, यहां से मेंटल में क्या होता है, देखो मैग्मा ऐसे फ्लो करता है, या तो ऐसे जा सकता है, या तो मैग्मा ऐसे, या तो कन्वर्ज होगा या तो डाइवर्ज होगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स। ओके, तो ये मेंटल लेयर है। मेंटल के मैंने क्या बताया था, लगभग 2900 किलोमीटर इसकी डेप्थ होती है, 2900 किलोमीटर तक। तो अगर ये बात करें तो लगभग ये 2900 किलोमीटर की इसकी डेप्थ होती है, और अर्थ का जो मेजॉरिटी पार्ट है वो मेंटल ही है। इट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट मैसिव लेयर ऑफ अर्थ। ओके, सो इसमें अगर मैं बोलूं इसके कॉम्पोजिशन की, अगर हम बात करें मेंटल की, तो दैट इज मोस्टली आपका सिलिकॉन तो रहता ही है, और मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीशियम बोल लो आप, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं सीमा, इसीलिए बोला जाता है जो कॉन्सेप्ट है दैट इज सियाल फ्लोट्स ओवर सीमा। क्या बोला मैंने, सियाल फ्लोट्स ओवर सीमा। सियाल क्या हो गया, क्रस्ट, सीमा क्या हो गया, मेंटल। याद आ रहा है, लिथोस्फीयर फ्लोट्स ऑन एस्थेनोस्फीयर, तो ये वही चीज है। लिथोस्फीयर मेनली क्रस्ट हो गया, सिलिकॉन एंड एल्यूमिना। एस्थेनोस्फीयर क्या हो गया, मेंटल का पार्ट, मेंटल में मेनली क्या है, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, ठीक। तो ये आपका ये हो गया, राइट। तो ये कुछ मेंटल की चीजें, और मेंटल में एक चीज ध्यान रखना, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, दैट इज मेंटल में मैग्मा फ्लो करता है ऐसे ऊपर, राइट। तो या तो वो डाइवर्ज होगा, या तो मैग्मा जो सेल है ये ऐसे कन्वर्ज होगा। तो एक कन्वेक्टिव फ्लो, एक कन्वेक्टिव सेल ऐसा बनाता है, ओके। तो इस कन्वेक्टिव सेल से होता क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से यहां पे कोई क्रस्ट है, ठीक है, एक क्रस्ट ये हो गया, एक क्रस्ट ये हो गया, नीचे से मैग्मा ऐसे और ऐसे मूव कर गया, ऐसे मूव कर गया, ठीक। तो ये चीज अपने साथ क्रस्ट को भी ड्रैग करेगा, लाइक दिस एंड दिस। तो लेट्स से ये अगर एक प्लेट 1 है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट 2 या ओशनिक या कॉन्टिनेंट जो भी आपको चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से कोई एक लिथोस्फेरिक प्लेट ये है 1 और लिथोस्फेरिक प्लेट 2 है, नीचे से मैग्मा का फ्लो ऐसे जा रहा है और इधर साइड ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो जो प्लेट्स भी होंगी वो, ये वाली प्लेट इधर मूव करेगी और ये वाली प्लेट इधर मूव करेगी। तो जो मैं बोल रहा था प्लेट टेक्टोनिक्स, वो भी आगे भी हम बात करेंगे उसकी, तो उसमें ये कहला जाएगा दिस इज ये जो प्लेट होंगी ये डाइवर्ज कर जाएंगी, राइट। तो ये डाइवर्जेंट प्लेट हो जाती है। और वहीं अगर मेंटल फ्लो ऑपोजिट हो गया तो दिस प्लेट विल कन्वर्ज। और डाइवर्ज, जब दो प्लेट डाइवर्ज कर रही हैं और दो प्लेट कन्वर्ज कर रही हैं तो अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वो हम आगे देखेंगे सेशन में, राइट। अभी आपको इतना ध्यान देना कि मैग्मा में क्या क्या चीज होती है मेंटल में, उसकी डेप्थ, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन, राइट, सिलिकॉन एंड मैग्नीज लेट्स से, और इसका मैग्मा का फ्लो कैसा होता है। जो एक्चुअल मैग्मा है आप बोल सकते हो वो मेंटल में ही फ्लो होता है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर आपका आता है कोर। कोर आपका क्या हो गया, इनर मोस्ट पार्ट, अगर बोले इनर मोस्ट पार्ट हो गया, ऑलराइट। और लगभग 3500 किलोमीटर का रेडियस इसका होता है। अर्थ का रेडियस लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास का है, ठीक है। और इसके जो मेन मिनरल है वो है आपके निकल एंड आयरन। तो कोर का अगर मैं शॉर्ट फॉर्म बताऊं तो इसको आप लिख सकते हो नाइफ, निकल एंड आयरन। तो ये ध्यान रखना, राइट। तो जो इनर कोर होता है ना, जो अंदर वाला कोर, यहां पे जो हमने देखा था ये, तो ये जो हो गया ये तो बाहर वाला कोर हो गया, ठीक है। ये इनर कोर हो गया आपका, ये आपका सॉलिड होता है। ये आउटर कोर हो गया, ये बाहर वाला, ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, राइट, बिकॉज ऑफ द केमिकल कॉम्पोजिशन, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह आपका डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा।
अब आइए, ये तो हमारी हो गई अर्थ स्ट्रक्चर की बात। इसी के साथ एक जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है रॉक्स एंड मिनरल्स। अब थोड़ा ऊपर भी आते हैं, देखते हैं क्या भाई सरफेस पे क्या हो रहा है। तो ये पोर्शन भी इसी के साथ हम कवर कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। तो देखो बेसिकली 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये ऐसा नहीं है कि कुछ अलग टाइप के रॉक्स हैं, ये एक ही टाइप के रॉक्स होते हैं बट अलग अलग प्रोसेस इन पे अप्लाई करता है जिससे इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रॉक्स एंड मिनरल्स की, ओके। और ये जो आप फोटो यहाँ पे देख पा रहे हो ये होती है रॉक साइकिल। साइकिल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक ही रॉक दूसरे रॉक में कन्वर्ट होता है, वो दूसरा रॉक है वो तीसरे में कन्वर्ट होगा और तीसरा फिर से पहले में कन्वर्ट हो जाएगा या तीसरा दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। ये ड्यू टू अलग अलग प्रॉपर्टीज या लेट्स से फोर्सेस जब एक्ट करती हैं उस पर्टिकुलर रॉक पे तो वो डिफरेंट चीजों में बदल जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इग्नियस रॉक की सबसे पहले। सो इग्नियस रॉक क्या होता है, कैसे बनता है? इग्नियस बहुत ही सिंपल है, जो मोल्टेन मैग्मा होता है, मेंटल में आ रहा है, वो जब ऊपर आएगा, जब ठंडा हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो इग्नियस रॉक बन जाता है। वही चीज है, व्हेन मोल्टेन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस एंड रैपिडली कूल्स डाउन, जल्दी से ठंडा हो जाता है तो वो आपका बन जाता है इग्नियस रॉक। अगर अर्थ की सरफेस पे बन रहा है ऊपर आके एक्सक्यूज मी, अगर वो अर्थ की सरफेस पे आके वो ठंडा हो रहा है तो उसको एक्सट्रूसिव बोल रहे हैं। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर की तरफ। अगर वो अर्थ की सरफेस के अंदर ही बन गया, जम गया, मान के चलो, क्रस्ट क्योंकि 40 किलोमीटर का होता है, तो अगर अर्थ सरफेस पे नहीं आ पाया, अंदर ही जम गया, तो वो इंट्रूसिव रॉक्स बन जाएंगे, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अभी जब वोल्केनिक लैंडफॉर्म कराऊंगा तो इसमें आपको ये समझ में आएगा कि क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से ये सरफेस है, क्रस्ट है, नीचे से मैग्मा है और ऊपर आके यहाँ पे लेट्स से ये ठंडा हो गया, तो यहाँ जो बनेगा ये एक्सट्रूसिव बनेगा। लेट्स से मैग्मा आया और ये अंदर ही ठंडा हो गया और सॉलिडिफाई हो गया, तो ये आपका इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बन जाएगा, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बन जाएगा, राइट। तो इंडिया में जैसे जो डेक्कन प्लेटू है हमारा, वो आपके इग्नियस रॉक से बने हुए हैं। तभी जो पेनिनसुलर प्लेटू है हमारा, जो बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटू, क्या होता है? लेट्स से इंडिया का ये वाला पोर्शन, साउथ वाला, अगर आप देख पा रहे हो तो इसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटू, और वो इग्नियस रॉक से ही बना है। इसलिए इग्नियस रॉक बहुत हार्ड होता है, रेजिस्टेंट रॉक होता है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब आइए बात करते हैं सेकेंड वन, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सेडिमेंट्री नाम से ही पता है, सेडिमेंट्स, ठीक है। किसके सेडिमेंट्स हो सकते हैं? डेड एंड डिके प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। वो जब डेड एंड डिके प्लांट्स एंड एनिमल डिकम्पोज हो गए और वो आपस में कॉम्पैक्ट हो गए तो जो रॉक बनता है वो आपका सेडिमेंट्री रॉक हो गया, राइट। सो द रॉक्स रोल डाउन, क्रैक्स एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। वो होते हैं जो, जैसे कोई बड़ा सा रॉक है, ओके, वो बड़ा सा रॉक रखा हुआ, उसके ऊपर हवा, पानी, बारिश सब हो रही, तो वो रॉक धीरे धीरे टूटने लगेगा, टूट के छोटे छोटे सेडिमेंट्स में बन जाएगा वो, ओके। और लेट्स से उसके साथ कुछ डेड एंड डिके प्लांट्स एंड एनिमल्स वो भी जुड़ गए, और वो जब सॉलिडिफाई हो गया आपस में, वो जो रॉक बनेगा वो बनेगा सेडिमेंट्री रॉक। तो जितने भी लेट्स से कोयला हो गया या पेट्रोलियम हो गया, ये जनरली आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको इनके डिपॉजिट्स मिलते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, ऑलराइट। देन आपका आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। कुछ नहीं है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर जब बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई कर देते हैं ना, तो वो आपके कन्वर्ट हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो जैसे मैं आपकी बात करूं, इग्नियस में आप एग्जांपल ले सकते हो आपका नीस, ठीक है, ग्रेनाइट, ये आपके इग्नियस रॉक हो गए। सेडिमेंट्री में आप ले लो जो भी आपके लेट्स से ये जैसे मेटामॉर्फिक में आपका हो गया क्ले, स्लेट। सेडिमेंट्री में आपके हो जाएंगे लाइमस्टोन, राइट, लाइमस्टोन या कास्ट टोपोग्राफी जो बोलते हैं। कास्ट टोपोग्राफी क्या होती है? जो भी लैंडफॉर्म्स लाइमस्टोन से बनते हैं, राइट, वो कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं, कास्ट, KARST, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के। अब हम बात करते हैं रॉक साइकिल की। जो मैंने बोला ना कि एक रॉक दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा रॉक तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है, और ये बना देते हैं पूरा एक रॉक साइकिल।
तो यहां पे आपको इमेज में दिख रहा होगा, लेट्स से एग्जांपल के लिए, लेट्स से देखो ये आपका मैग्मा है, ये मैग्मा लेट्स से ऊपर गया, ओके, ये मैग्मा आपका ऊपर गया, मेंटल से निकला ऊपर गया, अर्थ सरफेस पे है और वहां पे रैपिडली ठंडा हो जाता है, इसको क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन होके वो ऐसा एक रॉक बना दिया, लेट्स से ग्रेनाइट रॉक बन गया, ये हो जाता है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक ऊपर बन गया सरफेस पे, अब लेट्स से उस इग्नियस रॉक के ऊपर हवा, पानी और लेट्स से अदर जो एजेंट्स होते हैं वो उस पे एक्ट कर रहे हैं, उस रॉक को वो तोड़ दिए, वो रॉक इरोड होके, देखो यहाँ पे से इरोड हो गया, ये रॉक बड़ा रॉक था पहले, लेट्स से पूरा था, धीरे 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 घिसते गया, वेदरिंग हुई उसमें, वो इरोड होके उसके छोटे छोटे सेडिमेंट्स में बदल गया, ये देखो छोटा छोटा सेडिमेंट हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। जब बड़ा सा कोई रॉक टूट के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बन जाता है उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अब वो जो सेडिमेंट्स इकट्ठे हुए हैं वो भी तो धीरे धीरे, अब हवा किसी चीज को तोड़ रही है तो ऑब्वियसली वो अपने साथ कुछ चीज को बहा के भी ले जा रही होगी आगे, बारिश ने किसी को ब्रेक किया तो उसके साथ जो सेडिमेंट्स उठे उसको भी कहीं ना कहीं बहा के ले आ रही होगी, और वो बहा के ले गई, वहां जाके वो रॉक, वो सेडिमेंट्स है आपस में कॉम्पैक्ट हो गए, लिथिफाई हो गए, जुड़ गए और धीरे धीरे वो एक रॉक बना देते हैं जो कि बनती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक। देख लो प्रोसेस ऐसे ही चल रहा है, हम सेडिमेंट्री रॉक पे पहुंच गए। सेडिमेंट्री रॉक में आपके डेड एंड डिके प्लांट्स एंड एनिमल्स और भी जो भी ऑर्गेनिक चीजें होती हैं सब चीज इसके अंदर रहती हैं, ठीक, इसी के अंदर, इसलिए आपको कोयला, पेट्रोलियम रिजर्व, ये सब चीजें मिल जाती हैं इसमें, राइट। अब देखो ये तो बन गया सेडिमेंट्री रॉक, जैसे आपका लाइमस्टोन हो गया, ओके। अब लेट्स से इसी रॉक के ऊपर, सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर हाई प्रेशर और टेम्परेचर अगर लगने लगा तो वो मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा उसमें और वो बन जाएगा एक, किसके अंदर में, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा वो, जैसे आपके क्ले हो गया, राइट, स्लेट हो गया, शिस्ट हो गया, ये सब आपके ये बन जाएंगे। मार्बल ताजमहल जिससे बना है वो भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक। तो ये आपकी साइकिल है। अब लेट्स से मेटामॉर्फिक रॉक अगेन आपका ये लेट्स से पिघल गया, मान लो उस पे वोल्केनिक मैग्मा वगैरह ने एक्ट किया और वो अगेन वो मेल्ट डाउन हो गया, मेल्ट डाउन होके फिर ऊपर आया, वो इग्नियस रॉक बन जाएगा। तो ये आपस में देखो इंटरकनेक्टेड है, सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसी को हम बोलते हैं रॉक साइकिल, ओके। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि भाई रॉक बना कैसे है, इग्नियस रॉक मैग्मा कूलिंग से, सेडिमेंट्री रॉक इरोजन एंड कॉम्पैक्शन से, मेटामॉर्फिक रॉक इन दोनों रॉक्स के ऊपर अगर हैवी प्रेशर और टेम्परेचर एक्ट करेगा तो वो मेटामॉर्फाइज हो जाएगा और ये चीजें बन जाती हैं, ठीक। सबके एग्जांपल हमने देख लिए, भाई ग्रेनाइट हो गया आपका, सेडिमेंट्री का आपका लाइमस्टोन हो गया, इसका मार्बल और आपका क्ले वगैरह हो गया। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसमें इतनी ही रिक्वायरमेंट है हमारी, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वोल्केनिज्म की। वोल्केनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्यों है, क्योंकि आप लोगों को क्या लगता है कि भाई वोल्केनिज्म या ज्वालामुखी फूटा है तो वो चीजें बस बर्बाद करेगा, ऐसा नहीं है। केवल डिस्ट्रक्टिव इन नेचर नहीं होता है, ये चीजों को बनाता भी है। जैसे हमने बात की थी, मैग्मा निकला, उसने रॉक बनाया, उसने अलग अलग लैंडफॉर्म भी बनाए, रॉक भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, राइट। तो पहले बात करते हैं कि वोल्केनो के बारे में देखेंगे और वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वोल्केनो क्या होता है? अ वोल्केनो इज अ प्लेस वेयर गैसेस, एशेस एंड मोल्टेन रॉक एस्केप टू द ग्राउंड। कुछ सिंपल चीज है। वोल्केनो क्या हुआ? ये वोल्केनो है, लेट्स से यहाँ पे वोल्केनो है, ये बना कैसे? ये अर्थ की क्रस्ट है, राइट। यहां से ऑब्वियसली कोई मैग्मा ऐसे ऊपर आया होगा, राइट। ये ऐसे मैग्मा आया और ये धीरे धीरे यहाँ पे सॉलिडिफाई हो गया, तो ये बना दिया ऐसे वोल्केनिक लैंडफॉर्म, वोल्केनो का शेप दे दिया। कुछ नहीं, बस नीचे से मैग्मा आया, ऊपर आया और ये सॉलिडिफाई हो गया इस शेप में, तो आपका वोल्केनो बन जाता है, ओके। तो डिफरेंट टाइप के वोल्केनोस होते हैं, अलग अलग शेप और साइज और अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं सबकी। सारे वोल्केनो एकदम एक्सप्लोसिव नहीं होते हैं,
कुछ धीमे धीमे लावा निकलते रहता है, किसी में बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं, किसी में लेक बन जाता है। तो आओ ये देखते हैं एक एक करके क्या क्या वोल्केनो होता है। एक होता है पहला फिशर वोल्केनो। तो आप यहां देख पा रहे हो धीमे धीमे ऐसे ये रेड वन इज मैग्मा, जो लाल कलर का इसमें है वो मैग्मा है। ठीक, मैग्मा आया और धीरे धीरे यहां पे ऐसे फैल गया, थोड़ा इधर फैल गया और ये स्लोली स्लोली ये चीज सॉलिडिफाई हो गई। ओके, तो ये बोलते हैं फिशर। फिशर मतलब किसी क्रैक से धीमे धीमे मैग्मा ऐसे निकल के जम जा रहा है, उसको बोलते हैं फिशर वोल्केनो। ओके, क्रैक्स के थ्रू निकलना, फिशर। आइए अब बात करते हैं शील्ड वोल्केनो की। शील्ड वोल्केनो नाम से ही क्लियर है, इसका शेप कुछ ऐसा रहता है। शील्ड वोल्केनो आपकी कुछ ऐसी ऐसी रहती है, स्लैंटिंग, बहुत ही जेंटल स्लोप रहता है इसका, जेंटल स्लोप। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, मैग्मा ऊपर गया और ये ऐसे यहां पे सॉलिडिफाई हो गया, राइट। तो इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे माउना लोआ, हवाईन आइलैंड आप सबने सुना होगा, वहां पे जिस टाइप के वोल्केनो होते हैं वो शील्ड वोल्केनो होते हैं। जेंटल स्लोपिंग, एकदम स्लोपिंग नहीं उसका, ऐसे एकदम प्रॉपर ऐसे कोनिकल नहीं रहेगा, जेंटल स्लोपिंग रहेगा, उसमें से धीमे धीमे जो लावा है वो धीमे धीमे निकलता है, एक्सप्लोसिव नहीं होता है ज्यादा वो। ओके, तो माउना लोआ आपका जो हो गया, राइट। फिशर में आप अपने डेक्कन प्लेटू में हमारे फिशर वोल्केनो काफी ज्यादा है, ठीक है, वहां पे इस टाइप से जो लैंडफॉर्म बना है वो फिशर वोल्केनो का पार्ट है। अब आइए, एक होता है डोम शेप, यही एक टाइप का शील्ड वोल्केनो ही होता है जो डोम वोल्केनो होता है, थोड़ा सा स्टीपर हो जाता है, वो एक डोम शेप बना लेता है। जैसे शील्ड में थोड़ा जेंटल स्लोपिंग था, वो थोड़ा ऐसा सा हो जाता है, डोम शेप, हेमिस्फेरिकल है। यहां से आप यहां देख सकते हो, ये स्टीप, ऑलराइट। यहां पे क्यों स्टीप बन रहा है, जल्दी एकदम वो मैग्मा कूल हो जाता है। इसमें थोड़ा बसाल्टिक लावा फ्लो रहता है। बसाल्ट भी एक टाइप का रॉक आपका होता है, जो कि जनरली आपका जो ओशनिक क्रस्ट होती है ना, वो बसाल्ट से बनी रहती है, ठीक है। फिर आपका आता है सिंडर कोन वोल्केनो। सिंडर कोन दिख ही रहा है, एकदम कोन टाइप, राइट, सिंडर कोन वोल्केनो। फिर अगला आता है, ये अगेन एक्सप्लोसिव होता है थोड़ा, सिंडर कोन वोल्केनो। जैसे आपके जो भी आपके जो एक्टिव वोल्केनोस वगैरह है वो आपके सिंडर कोन होते हैं, राइट। फिर आपका उसी का एक वेरिएंट आता है कॉम्पोजिट वोल्केनो। कॉम्पोजिट वोल्केनो में देख सकते हो कि यहां से आया और यहां पे सॉलिडिफाई हो गया, अलग अलग लेयर्स आपको दिख रही होंगी, ये देखो, ठीक है। अलग अलग टाइम पे चीजें इरप्शन हुआ, वहां पे वो जमने लगा, फिर एक और इरप्शन हुआ, फिर वो सॉलिडिफाई हुआ, इसलिए इसको बुलाया रहा है कॉम्पोजिट। आपको एश सिंडर कोन में भी ऐसे लेयर्स मिल जाएंगे, राइट। यहां पे आपको दिख रहा है अलग अलग, यहां पे मैग्मा भी निकल रहा है, कॉमन सोर्स नहीं है। जैसे आप यहां देखो, यहां सिंगल बस ऐसे जा रहा है, कॉम्पोजिट में देखो एक ब्रांच मैग्मा की इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, इस वजह से ये कॉम्पोजिट फॉर्म ले लेता है, डिफरेंट लेयर्स इसमें बन जाते हैं। जैसे जापान का माउंट फूजी, जो कि आपका एक कॉम्पोजिट वोल्केनो है, ठीक है। फिर एक आता है द मोस्ट एक्सप्लोसिव वन, सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव, दैट इज काल्डेरा। ओके, काल्डेरा वोल्केनो ये इतना एक्सप्लोसिव होता है कि ये अपने आप को ही तोड़ के एक ऐसा डिप्रेशन टाइप का ऐसा बना देता है। इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है कि लेट्स से यहां पे एक्सप्लोजन हुआ, तेजी से वहां पे ब्लास्ट हुआ और वो इतना पोर्शन तोड़ के नीचे गिरा देता है और वो एक डिप्रेशन सा ऐसा बन जाता है, जिसमें विद टाइम क्या होता है, धीमे धीमे बारिश के पानी इकट्ठा होने लगता है और वहां लेक भी बन जाती है। कई बार न्यूजीलैंड में ऐसी क्रेटर लेक भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है काल्डेरा वोल्केनो, राइट। क्लियर हुआ आप सबको चीजें अच्छे से, कितने टाइप के वोल्केनोस हैं? अगर मैं बोलूं बेसिकली 3 टाइप के हैं आपका। चलो फिशर भी ले लो, फिशर हो गया आपका, सेकंड आपका हो गया शील्ड, थर्ड हो गया आपका लेट्स से कॉम्पोजिट वोल्केनो,
कॉम्पोजिट हो गया, एश सिंडर कोन ले लो, और चौथा आपका मान लो मेजरली जो है वो है काल्डेरा, राइट। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ वोल्केनो है, अलग अलग इरप्शन का कितना स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। धीमे धीमे रहेगा तो जेंटल स्लोपिंग रहेगा, क्रैक से निकल रहा है तो फिशर वोल्केनो रहता है, वो दूर दूर तक, उसमें लावा क्या होता है, दूर दूर तक बहते हुए चले जाता है और वो सॉलिडिफाई होते रहता है, उससे वो क्रस्ट या फिर लेट्स से लैंडफॉर्म बनाते रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके वोल्केनो एंड इट्स टाइप्स। इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, मैच द फॉलोइंग वगैरह पूछ सकता है, प्रोसेस दे देगा कि जेंटल स्लोपिंग आगे दे दिया कॉम्पोजिट वोल्केनो, मल्टीपल लेयर्स आगे दे दिया आपको शील्ड वोल्केनो, तो आपको बताना होगा कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कॉम्पोजिट में बात करूं तो माउंट फूजी हो गई, राइट। काल्डेरा वाले जैसे मैंने बताया था न्यूजीलैंड में जो क्रेटर लेक है। शील्ड वोल्केनो में जैसे मैंने आपको बता दिया कि माउना लोआ या माउना किया हवाईन आइलैंड्स में जो आते हैं, ये सब अलग अलग टाइप्स के वोल्केनोज हैं। नोट्स में आपको और भी एग्जाम्पल उसमें मिल जाएंगे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है कैसे ये बन रहे हैं। मीडियम वही है, नीचे से मैंटल से मैग्मा आता है, जब ऊपर पहुंच जाता है, और ये देखो ये सब वोल्केनो ना, ये सब एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है, ओके। सरफेस पे आके लेट्स से ये बन रहे हैं, क्लियर। अब आइए बात करते हैं अगला, मिड ओशनिक रिजेस। मैंने क्या बोला था, समंदर के अंदर भी वोल्केनोज होते हैं, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं मिड ओशनिक रिजेस। तो ये अगर आप देख पा रहे हो, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले ये देखो, ये एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा आपका ऊपर चला, ये आपका एस्थेनोस्फीयर है, ठीक है। तो नीचे से लोअर मेंटल से अपर मेंटल में आया मैग्मा एस्थेनोस्फीयर में, और फिर लेट्स से इधर चले गया, डाइवर्ज हो रहा है तो किस टाइप की बाउंड्री बनेगी, लेट्स से यहाँ ओशनिक क्रस्ट है, एक ओशनिक और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, लेट्स से ये एक है, और ये दूसरा ओशनिक क्रस्ट आपका ये बना हुआ है। तो ये दो प्लेट बाउंड्री कैसे मूव करेंगी, इधर मूव करेंगी और इधर मूव करेंगी, ठीक है। तो मैग्मा क्या होगा, इधर से निकलेगा, कुछ थोड़ा इधर जमा हो जाएगा और कुछ आपका इधर जमा हो जाएगा, और ये क्या फॉर्म कर देंगे, रिज, थोड़ा माउंटेन टाइप का, स्लोपिंग हिल्स ऐसे 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 करके आपका दोनों साइड ऐसे जमा होने लगेगा, ओके। इसी चीज को बोलते हैं मिड ओशनिक रिजेस, और ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है आपका अटलांटिक ओशन में। तो इसकी एनिमेशन एक मैंने यहाँ साइड में लगाई है, तो ये देखो, यहां से मैग्मा ऐसे गया, ठीक है, एक पोर्शन ऐसे मूव कर गया, एक पोर्शन आपका ऐसे मूव कर गया, तो ये देख रहे हो, यहां से कुछ मैग्मा आपका ऐसे जाएगा, ये इधर मूव कर जाएगा, और ठंडा भी होता है, ठंडा भी होता जाएगा, ये ऐसे मूव कर गया और कुछ ऐसे मूव कर गया, राइट। तो ये देखो इधर इधर मूव कर रही है, और यहाँ पे जो वोल्केनिज्म बन रहा है इसी को बोलते हैं मॉर, मिड ओशनिक रिजेस। रिजेस क्या है, ये देखो रिज शेप, राइट, ये होते हैं आपके मॉर्स, मिड ओशनिक रिजेस। ऑलराइट, आगे हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जब समझेंगे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो इसमें आपको समझ में आएगा मॉर जो बेसिक प्रोसेस बताना वही चीज सी फ्लोर स्प्रेडिंग में होती है। यहां भी बता देता हूं, ये देख लो, कुछ पोर्शन यहां चले गया, ऐसे ऐसे गया और जम गया। अब क्या भाई, मैग्मा तो आते ही रहेगा, मैग्मा और आते ही आ रहा, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिजेस बनी है ये ना आगे पुश हो जाएंगी, तो ये रिजेस यहां पहुंच जाएंगी, और इस जगह पे नए रिजेस बन जाएंगे, नया सी फ्लोर बन जाएगा, ठीक है। पुश करते जा रही है, मैग्मा आते जा रहा है, वो पुश करते जाएगा, तो पहले जो रिजेस बनेंगी वो आगे चले जाएंगी, फिर वहां नई रिजेस आ जाएंगी, फिर जो नई रिजेस बनी वो देन अगेन आगे पुश हो जाएंगी। तो जो सी फ्लोर है ये स्प्रेड होते जाता है। ये भी हम आगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग करेंगे जब कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस का देखेंगे बने कैसे थे, तब मैं आपको बताऊंगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये मिड ओशनिक रिजेस, ये टाइप्स ऑफ वोल्केनोज हैं, ओशन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आइए बात करते हैं वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स की। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या बताया, जब मैग्मा नीचे से आता है तो सारा मैग्मा अर्थ सरफेस पे नहीं चले जाता है, कुछ पोर्शन आपका अर्थ सरफेस के नीचे भी वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म। जो अर्थ सरफेस के ऊपर आया था वो बोल देते हैं एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म, ठीक है। तो चलो आप देखते हैं कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो ये देखो,
यहां पे लेट्स से मैग्मा ऐसे आया और लेट्स से यहां पे आके ये ऐसा ये जम गया, तो ये जो बेस पे एकदम बड़ा सा ये जो सॉलिडिफाई हुआ है इसे हम बोलते हैं बैथोलिथ। ओके, कई बार ये ओशन का जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं इसी से फिर फर्दर वो बनते जाते हैं, बैथोलिथ ऐड ऑन होते जाते हैं और फिर वो फर्दर पूरा कॉन्टिनेंट बन जाता है। क्यों हुआ? मैग्मा है और कुछ मैग्मा यहाँ सॉलिडिफाई हो गया, तो ये होता है बैथोलिथ। और आगे चलते हैं भाई, कुछ मैग्मा ऐसे आया ऊपर और ये ऐसे आके वर्टिकल ऐसे जम गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसे आके ऐसे जम गया, तो इनको हम बोल देते हैं दीज आर डाइक, DYKE डाइक, जो एकदम वर्टिकल आपके सॉलिडिफाई हो जाते हैं। मैग्मा जो जाके वर्टिकली सॉलिडिफाई हो जाता है, पिलर्स टाइप का बना देता है, वो आपका डाइक होता है, ठीक। कुछ मैग्मा आपका हॉरिजॉन्टल भी चले जाता है, ऐसे ये देख रहे हो ऐसे जम गया, इसको हम बोल देते हैं दीज आर सिल, SILL। जो हॉरिजॉन्टल चले जाते हैं उनको सिल बोल देते हैं, जो वर्टिकल जम जाते हैं उनको डाइक बोल देते हैं। ऑलराइट, अब देखो ऐसे ही आके कुछ मैग्मा ऐसे गया और यहाँ पे जाके ये ऐसे करके अर्थ सरफेस पे ऐसे जम गया, ये आपका कॉम्पोजिट वोल्केनो बन जाता है। देख रहे हो, ये आपका कॉम्पोजिट वोल्केनो बन जाता है। कुछ वोल्केनो देखो ये सिंडर कोन यहां बना हुआ है, राइट, ये वोल्केनिक नेक बन जाता है, जो और बहुत इरप्ट हो के वहां से जम जाते हैं एकदम, मतलब एंगुलर शेप में और वर्टिकल अर्थ सरफेस, तो आपके वोल्केनिक नेक हो जाते हैं। ये देखो काल्डेरा वोल्केनो यहाँ बना हुआ है, ये देखो बीच में इसके लेक टाइप का हो जाता है, डिप्रेशन चले जाता है, ऐसे गड्ढा बड़ा सा, इतना तेजी से एक्सप्लोजन होता है, टूट के वो अपने में ही गिर जाता है और ऐसा बन जाता है, तो काल्डेरा हो गया। तो ये जो ऊपर बन रहे हैं, इस सरफेस के जो ऊपर बन रहे हैं, ये सारे आपके एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हैं। जो अंदर बन रहे हैं ये सब इंट्रूसिव है, मतलब अंदर, इन, एक्स मतलब एक्सटीरियर, इन मतलब इंटीरियर, राइट। तो ये कुछ मेन होते हैं। ओके, अब देखो इसमें कुछ और 2-3 टाइप के लैंडफॉर्म्स होते हैं, लैकोलिथ, फैकोलिथ, सिल एंड डाइक। सिल एंड डाइक तो मैंने बता दिया आपको। एक होता है आपका लैकोलिथ, ये देखो यहां से ऐसे आया वोल्केनो और ये ऐसे सॉसर शेप में, और जिसके नीचे से एक कॉन्ड्यूट है, वोल्केनिक कॉन्ड्यूट, तो ये बन जाता है आपका लैकोलिथ, राइट। नाम आपको याद रखना, सबके कैरेक्टरिस्टिक याद रखो, वर्टिकल डाइक, हॉरिजॉन्टल सिल, ठीक है। सॉसर शेप्ड ऐसा आपका बन जाता है तो आपका लैकोलिथ हो गया, ठीक है। ये इंटीरियर वाले ऐसे ही होता, थोड़ा वेवी सा बन जाता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे वेवी सा बन जाता है, उसको फैकोलिथ बोलते हैं, PHACOLITH, फैकोलिथ। क्लियर? सबकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ सकता है, हॉरिजॉन्टल को बोल देगा भाई डाइक है, वर्टिकल को बोल देगा सिल है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ थे अपने वोल्केनो और उससे रिलेटेड लैंडफॉर्म्स, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, इसको अगर डिफाइन करना बोला जाए तो सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं वाइब्रेशन फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, ठीक है, जिसकी वजह से कई बार डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, कई बार नहीं भी होता है, वो डिपेंडिंग ऑन कितनी उसकी इंटेंसिटी है। नेपाल वाला अर्थक्वेक जो आया था बहुत डिस्ट्रक्टिव था, क्योंकि जो वाइब्रेशंस होंगी बहुत तेज होंगी। वाइब्रेशन क्या होती है? बेसिकली वेव्स निकलती हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो ये आपकी अर्थक्वेक होती है। व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट्स। लिथोस्फेरिक प्लेट्स याद आ रहा है? क्रस्ट वाला पार्ट, 2 प्लेट्स हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी हो सकता है, ओशनिक क्रस्ट भी हो सकता है। वो प्लेट मूव क्यों कर रही है? ड्यू टू मैग्मा सेल। मैग्मा नीचे से ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ऐसे फ्लो करेगा तो प्लेट्स ऐसे मूव करेंगी। मैग्मा फ्लो ऐसे करेगा अंदर के साइड तो प्लेट्स आपकी कन्वर्ज होंगी, और जब प्लेट मूव करेगा, कोई भी चीज मूव करता है तो चीज वाइब्रेशन होती है। अब भाई प्लेट्स ऐसा तो नहीं कि इतनी छोटी सी प्लेट होती है हम जिसमें खाना खाते हैं, प्लेट्स होती है लेट्स से 1000 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर,
ठीक है, एक पूरा कॉन्टिनेंट मूव करेगा, सोचो कितनी वाइब्रेशन हो सकती है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं, जो इंडियन प्लेट है, जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करेंगे उसमें बताऊंगा, एक इंडियन प्लेट होती है। इंडियन प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट पे टकरा रही है धीमे धीमे। इस वजह से अपने जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आते हैं। वो भी हम आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी बेसिक जानिए आप क्या होता है अर्थक्वेक। अब देखो, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। अर्थक्वेक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अर्थक्वेक वेव्स। तो ये आप देख रहे हो सेंटर, जहां पे अर्थक्वेक में वाइब्रेशन स्टार्ट हुई है, इसको बोलते हैं फोकस। इस पे भी फोकस, ठीक है। और यही चीज यहां से फिर अर्थक्वेक वेव्स ऐसे कर करके ये पूरा वाइब्रेट करते हुए अर्थ सरफेस तक आती हैं। ऐसे कुछ इधर जा रही होंगी, कुछ ऐसे जा रही होंगी, चारों तरफ ये मूव करती हैं, ऐसे अंदर भी जाती हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ भी जाती हैं, राइट। इसी के परपेंडिकुलरली अगर आप ऊपर जाओगे, एकदम परपेंडिकुलर ऊपर, और जो पोर्शन अर्थ के सरफेस पे जहां पे वेव आ रही है, निकल रही है, इसे हम बोल देते हैं एपीसेंटर। ओके, फोकस के एकदम परपेंडिकुलरली अबव अर्थ के सर, फोकस तो अर्थ के इंटीरियर में है, सरफेस पे जो एकदम परपेंडिकुलर उसके ऊपर है, सरफेस पे जो पॉइंट जहां से अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं सरफेस पे आ रही हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं एपीसेंटर। तभी आपने न्यूज में सुना होगा कि भाई जो इस बार का अर्थक्वेक था, इसका एपीसेंटर दिल्ली था या पाकिस्तान था। मतलब जहां अर्थक्वेक वेव्स सरफेस पे आ जाती हैं, वो जो पॉइंट है वो कहलाता है एपीसेंटर। ओके, अब देखो यहां पे आप देख पा रहे हो कि भाई एक प्लेट ये है, एक प्लेट आपकी ये हो गई, लेट्स से हमने बोल दिया कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक। लेट्स से ये दो प्लेट्स, लेट्स से आपस, ये प्लेट ऐसे मूव कर रही है, ये प्लेट ऐसे मूव कर रही है, तो बीच में ऑब्वियसली ऐसे मूव करेंगी तो वाइब्रेशन होगी, तो ये वाइब्रेशन इधर से निकलती है और ऐसे चारों दिशाओं में मूव करती है। ये ऐसे प्लेट मूव कर सकती है, या तो ऐसे टकरा रही होंगी आपस में, तो भी वाइब्रेशन होगा। क्लियर? तो ये आपका होता है आपकी अर्थक्वेक। ऐसे ये अर्थक्वेक वेव मूव करती है। अब आइए देखते हैं कौन कौन से टाइप्स होती हैं अर्थक्वेक वेव्स की। इस पे सवाल जरूर आते हैं, ये तो सबको पता है। सवाल किस पे आता है, कौन से टाइप की अर्थक्वेक्स होती हैं। तो देखो बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, पी वेव्स एंड एस वेव्स, राइट। अगर मैं आपको ब्रॉड कैटेगरी बताऊं तो अर्थक्वेक की दो ब्रॉड कैटेगरी है, एक होती है बॉडी वेव्स और एक होती है सरफेस वेव। बॉडी वेव कौन सी होती है, जो बॉडी में जा रही है, ये देखो, राइट, ये येलो वाली पूरी। सरफेस वेव्स कौन सी होती है, सरफेस वेव्स, ये जो सरफेस पे मूव कर रही है। सिंपल। तो जो बॉडी वेव्स होती है ना, तो इनमें से पी वेव्स जो होती हैं, जो पी वेव्स होती है ये कहलाती हैं बॉडी वेव्स, और जो एस वेव्स होती है ये कहलाती हैं सरफेस वेव्स। नाम से भी याद कर सकते हो, एस मींस सरफेस। ऑलराइट, तो इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं पी वेव्स और एस वेव्स की। तो जो बॉडी वेव्स होती है, खासकर जो पी वेव अपनी, अगर हम बॉडी की बात करें तो पी वेव्स आपकी होती हैं, ये आपके किसी भी मीडियम के थ्रू पास हो जाती हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैसियस हो, तीनों मीडियम से वो पास कर जाती हैं। इसलिए बोलते हैं जो पी वेव्स होती है ना, ये रिजेंबल करती हैं साउंड वेव्स को। साउंड भी मूव कर जाता है एयर, वाटर, लिक्विड सब में, राइट, सॉलिड में। बट जो एस वेव्स होती हैं, एस वेव्स, ये आपकी केवल और केवल सॉलिड मीडियम के थ्रू ही पास होती हैं, राइट। ये लिक्विड और गैसियस मीडियम में नहीं ट्रैवल करती हैं। ऑलराइट, अब देखो जो पी वेव्स और एस वेव में एक और ये चीज रहती है कि जो पी वेव्स होती है ना, ये होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग द लेंथ,
राइट। लेट्स से ये आपका सरफेस है, यहां पे बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, बिल्डिंग्स बनी हुई है, पी वेव साइन, राइट, पी वेव्स ऐसे हैं और ये स्ट्रक किए इसको बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग पता कैसे वाइब्रेट करेगी, अलोंग द लेंथ, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, तो इसलिए ज्यादा उतनी डैमेजिंग नहीं होती हैं। बट जो एस वेव्स होती हैं, एस वेव्स ये होती हैं ट्रांसवर्स, मतलब लेट्स से ऐसे वेव प्रोपोगेशन है तो जो वाइब्रेशन होगा ना ये ऐसे होगा, परपेंडिकुलर इसके। लेट्स से एस वेव्स यहां पे आके टकराई तो ये बिल्डिंग पता कैसे वाइब्रेट होगी आपकी, ऐसे ऐसे। अब ये होता है डिस्ट्रक्शन का कॉज। क्लियर हुआ आपको? पी वेव्स आपकी लॉन्गिट्यूडनल होती है, अलोंग द लेंथ प्रोपोगेशन होगा ऐसे ऐसे, बट जो एस वेव्स होती है वो ऐसे ऐसे शेक करती है, शेकिंग मोशन में, जो कि काफी डैमेज कॉज करता है आपके बिल्डिंग्स और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर को। क्लियर? और भी वेव्स होती है एल और आर वेव्स, बट वो इसमें जरूरत नहीं है हमको बताने की, काफी डीप हो जाएगा वो, ठीक है। एक होती है लव वेव्स, एल वेव्स बोलते हैं, एक होती है आर वेव्स, राले वेव्स, वो और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, वो तो ऐसे सर्कुलर मोशन में घिला देती है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग हमको बनाना चाहिए, ठीक है। अभी जो मैंने बताया ना कि सॉलिड और लिक्विड मीडियम में कौन सी वेव जाती हैं, तो पी तो सारी से निकल जाती है, एस केवल सॉलिड से निकलती है। इसी से कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट होता है आपका शैडो जोन, अर्थक्वेक वेव प्रोपगेशन या अर्थक्वेक शैडो जोन, मतलब अर्थ के अंदर कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे ये वेव्स पहुंच नहीं पाती हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो अगर मैं पी वेव्स का दिखाऊं, पहले हम इस पे फोकस करेंगे, पी वेव्स। तो देखो पी वेव्स तो मैंने बताया कि सारे मीडियम से निकल जाती हैं, तो फिर तो ऐसा कोई अर्थ में ऐसा एरिया ही नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई मतलब वेव्स ना जा पाए, बट ऐसा नहीं होता है। ये देखो यहाँ लेट्स से ये एपिसेंटर है, यहां से वेव प्रोपगेट की, ये आपका हो गया लेट्स से ये ऊपर क्रस्ट हो गया, ये आपका मैंटल हो गया, ये आपका आउटर कोर हो गया, ये आपका इनर कोर हो गया। अब देखो जब भी वेव प्रोपगेट करती है ना और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है, क्रस्ट आपका एकदम सॉलिड है, मैंटल आपका थोड़ा मॉल्टन फॉर्म में है, तो मीडियम चेंज हो गया, सॉलिड से जब मॉल्टन में आएंगी लिक्विड फॉर्म में, तो क्या होता है वेव का रिफ्रैक्शन। लाइट में आपने पढ़ा होगा, लाइट जब एक मीडियम से, लाइट भी क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ वेव एनर्जी, तो उसमें क्या होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो थोड़ा सा रिफ्रैक्ट कर जाती है, ठीक है, बेंड हो जाती, लाइट बेंड हो जाती है। वैसे ही ये वेव्स ही आपकी बेंड होती है। ये तो ये रेड में देख रहे हो, यहां पे आई, जैसे ही ये आपके इनर कोर में गई, ये वेव ऐसे बेंड कर गई, इसको जाना तो ऐसे था बट ये इधर बेंड कर गई, और फिर अगेन देखो जैसे ये क्रॉस की तो इधर आपका अगेन वो ऐसे बेंड कर गई। तो ये जो पोर्शन है ये 103 डिग्री से करीबन 150 डिग्री का, ये आपका आ जाता है पी शैडो जोन। सिमिलरली इधर भी ये आपका पी शैडो जोन आपका बन जाता है, क्योंकि अर्थ तो 360 डिग्री है, तो एक पोर्शन में हो रहा है तो ऑब्वियसली दूसरे साइड भी हो ही रहा होगा, तो ये आपका हो जाता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब जाता है वेव तो वो बेंड हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे पी शैडो जोन बनता है। एस का तो पता ही है भाई, एस तो जाता ही नहीं है, एस देख रहे हो यहां से आया, ऑलराइट, ये इनर कोर के आउटर कोर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे वेव गई नहीं अंदर, राइट, और इधर से ये मूव करके इधर साइड, तो ये जो पूरा 103 से यहां तक है, ये पूरा आपका एस वेव शैडो जोन कहलाता है, एस वेव शैडो जोन। ये आपका इधर साइड पी वेव शैडो जोन कहलाता है। क्लियर हुआ आपको? यहाँ पे ये वेव्स नहीं जा पाएंगी, मतलब तो मतलब इस एरिया में जो भी घर वगैरह होंगे सेफ है भाई, कोई अर्थक्वेक वगैरह नहीं आता है, ठीक है। तो ये थी आपका कहानी पूरी हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ की। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया आज? हमने पूरा अर्थ का ओरिजिन देख लिया, हमने अर्थ के जितनी ओरिजिन की थ्योरीज थे वो कवर की पिछले सेशन में। इस सेशन में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा अर्थ का इंटीरियर, क्या क्या डिफरेंट लेयर्स हैं, हर लेयर्स की हमने प्रॉपर्टीज को जाना, डेप्थ कितना है, कहाँ पे क्या चीजें होती हैं। हमने देखा फिर
कैसे वोल्केनिज्म होता है, वोल्केनिज्म से अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं, कुछ इंट्रूसिव होते हैं, कुछ एक्सट्रूसिव होते हैं, टाइप्स ऑफ वोल्केनो हमने देखे, उनकी प्रॉपर्टीज हमने देखी। फिर हमने देखा अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या होता है, क्यों होता है, अर्थक्वेक में टाइप्स ऑफ वेव्स जो होती हैं वो हमने देखी, ऑलराइट। और फिर अर्थक्वेक शैडोज। अब देखो, अर्थक्वेक मेजर करने का जो एक आपका स्केल होता है उसको हम बोलते हैं रिक्टर स्केल, जो कि मेजर करता है कि भाई ये मैग्नीट्यूड कितना है इस अर्थक्वेक का। आप सबने सुना होगा यार, ये जो अर्थक्वेक था ना ये 8 मैग्नीट्यूड का था, बहुत डिस्ट्रक्टिव था। ये वाला अर्थक्वेक 5 मैग्नीट्यूड या 3 मैग्नीट्यूड का था, इसलिए ज्यादा आपका ये डिस्ट्रक्टिव नहीं रहा। तो ये क्या है मैग्नीट्यूड, कौन सा स्केल मेजर करता है, तो वो है आपका रिक्टर स्केल, राइट। ऐसे ही एक होता है मर्काली स्केल। मर्काली ये आपका बताता है इंटेंसिटी कितनी है, अर्थक्वेक कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, राइट। स्केल पे ज्यादा होगा तो वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होगा मर्काली स्केल पे। तो जो रिक्टर स्केल है ये आपका बताता है मैग्नीट्यूड कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी तबाही मचा सकता है, और ये इसकी इंटेंसिटी है, कितना डिस्ट्रक्टिव है ये, ऑलराइट। तो ये दो चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। इस पे क्वेश्चन वगैरह पूछे जा चुके हैं पहले भी यूपीएससी में और स्टेट सर्विसेज के एग्जाम में भी, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ऑलराइट। तो ये हमारा हो गया आज का पूरा कंप्लीट सेशन। अगले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। ओशन और कॉन्टिनेंट जो आज के टाइम के हैं, ये कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, ये ओशंस कैसे बने, क्या इसके पीछे अलग अलग थ्योरीज हैं और उन थ्योरीज का कोई प्रूफ है कि नहीं, ये हम देखेंगे। फिर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स का, जो कि सबसे मॉडर्न थ्योरी है, तो उस पर हमारा फोकस ज्यादा रहेगा। तो वो हम अब अगले सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैं चीजों को ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने की मैंने कोशिश की है, चीजें आपको दिखा दिया जाए। जो मैंने आपको बोला था, ज्योग्राफी को मैप्स एंड डायग्राम्स के थ्रू हमने कवर करना है, तो मेरा पूरी कोशिश यही रही कि आपको चीजें देख लो, एक बार समझ जाओ कि ऐसे होता है। रीड आप बुक से कर ही सकते हो, नोट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो 2 बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको अगले सेशन में मिलता हूं। टिल देन हैव अ वेरी ग्रेट डे, बाय।